दोस्तों, आज की कहानी है पत्नी के गुजर जाने के बाद क्या पति ने पत्नी का दिया हुआ वचन निभा पाया। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मेरी पत्नी का देहांत हुए 5 वर्ष बीत गए थे। ऐसे दुख खत्म तो कभी नहीं होते, पर मन पर विविधता व उदासीनता की एक परत सी जम गई थी। इससे दुख हल्का लगने लगा था। जीवन और परिवार की लगभग सभी जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी थी। नौकरी से सेवानिवृत्त, बच्चों की नौकरियां और विवाह भी। जिंदगी एक मोड़ पर आकर रुक गई थी। दोबारा घर बसाना मुझे बचकाना ख्याल लगता था। चूंकि उमंगों के बीच भला किसी उठती उमंग में क्यों बोई जाए। अगर सामने भी चुकी उमंग ही हो तो 2 ठूंस पास आकर भी क्या करे। मुझे याद आता था कि एक बार पत्नी और अपनी खुद की नौकरी में अलग अलग पोस्टिंग हो जाने के लिए अनुच्च पत्नी को समझाते हुए मैंने यह वचन दे डाला था कि मैं जीवन में कभी किसी दूसरी औरत से शरीर के किसी रिश्ते के बारे में होश रहने तक सोचूंगा भी नहीं। पत्नी का निधन इस तरह अकस्मात दिल का दौरा पड़ जाने से हुआ कि दोबारा अभी अपने वचन से मुक्ति की बात ही न आ सकी। उसके जाने के बाद यह वचन मेरे लिए पत्थर की लकीर बन गया। मैं तन मन से दुनिया भर की स्त्रियों से हमेशा के लिए दूर हो गया। कुछ साल बीते, शरीर में एक अजीब सा ठहराव आ गया। एक जड़ता ने घर कर लिया। किताबों में पढ़ा कि इंसान के लिए किसी दूसरे इंसान का जिस्म केवल जरूरत ही नहीं बल्कि एक औषधि है। हर बदन में एक प्यास बसती है जिसका सावन कहीं और रहता है। एक दूसरे को छूना, किसी से लिपटना जीवन की एक अनिवार्य शर्त है। मौत को पास आने से रोकने के लिए एक इम्यूनिटी है। यह घर्षण एक जीव वैज्ञानिकता है। और तब मुझे लगा कि मैं हर कहीं हर किसी को छूने की कोशिश करता हूँ। मुझे महसूस होता कि किसी समय पति के जीवित न रहने पर किसी स्त्री को उसके साथ ही सती होने के लिए विवश करना या उसका पति के साथ ही जल मरना, कैसा व क्या रहा होगा। वह पितृसत्तात्मक समाज था, इसलिए मरने की शर्त केवल स्त्री के लिए थी। पुरुष तुरंत दोबारा विवाह कर लेते थे। मैं अपने वचन के चलते इससे उबरना चाहता था। उल्टी ही मुझे लगने लगा कि महिलाओं से दूर रहते हुए भी मुझे किसी इंसान से बात करते हुए उसे छू लेना, जरा सी पहचान पर उसे गले लगा लेना, घूमते हुए हाथ पकड़ लेना, बैठते हुए आत्मीयता से उससे सट जाना बहुत जीवन भरा है। मेरे शरीर में इससे संपादन आ जाता। जीने की इच्छा बलवती होती। बदन में एक लय आ जाती। अच्छी तरह रहने का मन होता। मैं न जाने क्या क्या सोचने लगा। क्या मैं किसी मंदिर में खड़ा होकर संकेत रूप में ही पत्थर के ईश्वर को साक्षी मानकर अपना वचन तोड़ दूं? नहीं, यदि मेरी पत्नी जीवित होती तो मैं शायद ऐसा करने का साहस भी जुटा लेता, पर अब उसके जाने के बाद नहीं। यह अपराध है। मैं पुरुष शरीर का ही सानिध्य और सहचारी पाने में भला सा महसूस करने लगा। अब मैं इस दिशा में सोचता, इसमें किसी तरह की अंतरंगता मुझे भाती, लेकिन मेरे मन के स्वाभाविक तर्क मुझे रोकते। अपने हमउम्र लोगों का साथ मुझे खींच भरा लगता। वे हमेशा ऐसी बातें करते कि मेरी आमदनी कितनी है, मेरी जायदाद की कीमत कितनी है, मेरे पास भविष्य निधि के स्रोत क्या हैं, मेरी मकान या जमीन का बाजार मूल्य कितना है। इन सवालों से उकता कर मैं उनसे दूरी बना लेता। मेरा ध्यान बच्चों की ओर जाता, लेकिन उनसे किसी किस्म की आत्मीयता पनपने से पहले मैं सोचता कि ये इनके जिंदगी बनाने, करियर बनाने के दिन हैं। इनका ध्यान भविष्य बनाने पर ही रहे। और यह सोचता हुआ मैं उनसे पर्याप्त दूरी रखता। लेकिन जल्दी ही मैंने देखा कि 18 से लेकर के 25 साल तक की उम्र के लोगों में मेरी दिलचस्पी रहती है। यह वर्ग मुझे एक विवश, असहाय सा वर्ग नजर आता। इसकी विविधता मुझे कई कारणों से आकर्षित करती,
यह उम्र ऐसी थी कि माता पिता से अपने खर्च के पैसे मांगना भाता नहीं और अपनी आमदनी का कोई जरिया होता नहीं। यह उम्र ऐसी थी कि किसी साथी की ज़रूरत महसूस होती थी और शादी की बात घर में इसलिए नहीं चलती थी कि अभी कोई नौकरी नहीं। मैं शाम के समय खाना खाने के बाद सड़क पर अकेला ही टहलकर घर लौट रहा था कि गेट के पास मैंने एक लड़के को खड़े देखा। लड़का एक पेड़ के नीचे अपनी बाइक खड़ी करके उसी के सहारे खड़ा था। लड़के की उम्र लगभग 21-22 वर्ष रही होगी और वह बार बार घड़ी देखता, शायद किसी के इंतजार में था। मैं दरवाजे से भीतर दाखिल होने ही लगा था कि हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। पेड़ के नीचे खड़े होने पर भी बारिश से पूरी सुरक्षा नहीं थी। लड़का कुछ भीगने लगा। मैंने इंसानियत के नाते उससे कहा, भीग क्यों रहे हो, भीतर आ जाओ। लड़का झट से मेरे पीछे पीछे चला आया। कमरे का ताला खोलकर मैंने भीतर की लाइट जलाई तो लड़के ने कुछ संकोच से पूछा, अकेले रहते हैं अंकल? हाँ, कहकर मैंने लड़के को सोफे पर बैठने का इशारा किया। वह कुछ सहज होकर उत्साहित हुआ, फिर बोला, मैंने सामने वाली बिल्डिंग में एक आंटी को डांस सिखाने आता हूँ। अच्छा, मुझे उसकी बात दिलचस्प लगी। उन्होंने मुझे 7 बजे का समय दिया हुआ है पर कभी समय पर नहीं आ पाती। वह कुछ मायूसी से बोला, क्या तुम किसी डांस स्कूल में नौकरी करते हो? मैंने पूछा, नहीं अंकल, मैं तो कॉलेज में पढ़ता हूँ, पर जहाँ से मैंने खुद डांस सीखा था उन्हीं कोच सर ने मुझे यह ट्यूशन दिलवाई है। मेरा थोड़ा खर्च निकल जाता है। डांस स्कूल का समय दिन का है, तभी आंटी आ नहीं पाती। वह बोला, ओ आंटी क्या जॉब करती है जो रोज देर से घर आती है? फिर उन्होंने तुम्हें यह समय दिया ही क्यों? मैंने सहज ही कहा, जॉब नहीं करती, हाउसवाइफ है। देर तो उन्हें वैसे ही हो जाती है, कभी शॉपिंग में तो कभी सोशल विजिट्स में। लड़का बोला, मैंने देखा कि लड़का पर्याप्त संजीदा और शिक्षित था, स्मार्ट भी। लड़का उस दिन तो थोड़ी देर बाद चला गया, किंतु अब वह कभी कभी मेरे पास आने लगा। जब भी वह फुर्सत में होता चला आता। एक दूसरे के बारे में काफ़ी कुछ जान लेने के बाद हमारे बीच काफ़ी बातें होती। वह मुझसे कहता, अंकल, पहले 15-16 साल की उम्र में लोगों की शादी हो जाती थी और अब देखिए 30 साल तक के लड़के लड़कियां कुंवारे घूम रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इस उम्र तक शरीर को दूसरे किसी शरीर की चाहत तो रहती ही होगी? क्या शरीर यह बात समझता है कि अभी हमारे मालिक की नौकरी नहीं लगी है तो मुझे दब सिकुड़ कर रहना है, सूखे ठूस की तरह? मैं उसकी बात अच्छी तरह समझ गया, क्योंकि यह वही बात थी जो मेरे मन में भी आती ही थी। क्या यह हमारा अपराध है? वह कहता। मैं उसकी बात से सहमत होते हुए भी उसे समझाने लगता, लेकिन शादी के विकल्प भी तो हैं। लड़का अब एकाएक थोड़ा खुल गया, बोला, अंकल, कौन सा विकल्प ऐसा है जिसे समाज गलत या अपराध नहीं मानता? बताइए। कोई एक शरीर में मल मूत्र लार कफ बनते हैं तो निकाल कर फेंकने ही पड़ते हैं। बात करते करते हम दोनों एक नज़दीक आ जाते हैं। मैं अपने अकेलेपन के त्रस्त तो था ही। एक दिन बैठे बैठे मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं भी डांस सीख लूं। ठीक है कि अब इस उम्र में मुझे कोई करियर नहीं बनना, कहीं प्रस्तुति नहीं देनी, पर अपने मन की खुशी और तन की व्यस्तता का एक उपाय तो यह है ही। 2-4 दिन बीते होंगे कि लड़के को डांस का एक ट्यूशन और मिल गया। यह ट्यूशन मेरा ही था। अब वह सप्ताह में 2 दिन मुझे भी डांस सिखाने लगा। फिर रोज दरवाज़ा बंद करके तेज संगीत की आवाज़ में मैं लगभग 1 घंटे तक अकेले ही उसके सिखाए स्टेप्स दोहराता। एक ही कॉलोनी में पास पास 2 स्टूडेंट होने का यह लाभ उसे भी हुआ कि उसका समय अब इंतजार में खराब नहीं होता था। उसकी आमदनी भी दोगुनी हो गई। दोनों में से जिसके घर की लाइट से उसे जली दिखाई देती थी
वहाँ वह पहले चला जाता था। इस उम्र में मेरे जैसे नए विद्यार्थी के साथ उसे बहुत मज़ा आता। दोनों झूमकर नाचते। नाचते नाचते दोनों इतना थक कर चूर हो जाते कि और सारी थकान उतर जाती। डांस के बाद थक कर हम दोनों गुरु शिष्य निठाल हो जाते और 10-15 मिनट तक दोनों एक दूसरे से लिपटे पड़े रहते। एक दिन इसी अवस्था में पड़े हुए देखकर उसने मेरी ओर अचरज से देखा और बोला, क्या ढूंढ रहे हैं अंकल? लगता है जैसे आपका कुछ खो गया है। कहता हुआ वह चेहरे पर कोई रहस्यमय मुस्कान लेकर उठ गया। कुछ देर में वह वापस चला गया। कभी कभी वह कहा करता था कि डांस की क्लास खत्म होते ही हमारा गुरु चेले का रिश्ता खत्म हुआ। आप बड़े हैं, थक गए होंगे, लाइए आपके पांव दमा दूं। मैं कहता कि तुम भी तो दिन भर की मेहनत के बाद थक जाते होंगे, लाओ तुम्हारी कमर को कुछ आराम दूं। पहले तो लड़के को इस बात पर घोर आश्चर्य हुआ था कि मैं अब इस उम्र में डांस सीखूंगा, लेकिन जल्दी ही उसने समझ लिया कि बुढ़ापे में आदमी मजबूर सा हो जाता है। उसे कोई नाचने वाला हो तो कितना भी नचा ले। एक दिन एक चमत्कार हुआ। मैं बैठा ही था कि दरवाजे की घंटी बजी। दरवाज़ा खोला तो सामने एक महिला खड़ी थी। एकाएक मैं उसे पहचाना तो नहीं, किंतु ऐसा लगा जैसे शायद ये वही हैं जो मेरे डांस टीचर से डांस सीखती हैं। मैंने अक्सर सड़क पर आते जाते उन्हें देखा जरूर था। अभिवादन के बाद मैंने उन्हें बैठाया। वे इधर उधर देखते हुए कुछ संकोच से बोली, अभिनव का फोन आया था, वही कोरियोग्राफर सर। ओह अच्छा, मुझे पता नहीं था कि उनका नाम अभिनय है। मैंने कहा, जी, उन्होंने कहा है कि आज उन्हें कुछ देर हो जाएगी, तो क्या वे नहीं आएंगे? मुझे लगा कि महिला कुछ झिझक रही है। नहीं नहीं, वे देर से आएंगे, पर उन्होंने कहा कि मैं तब तक कुछ ऐसे स्टेप्स आपको सिखा दूं जो मुझे सिखा चुके हैं, क्योंकि वास्तव में वो 2 लोगों के युगल डांस के स्टेप्स हैं, इसलिए अकेले अकेले समझ में भी नहीं आते। उन्होंने कुछ संकोच से कहा। यह मेरे लिए सुखद आश्चर्य था। कुछ मिनट बाद मैं और वो अपचारित महिला एक तेज धुन के एक साथ डांस कर रहे थे। मैं जल्दी ही उनके बताए स्टेप सीख गया था और अब हम दोनों ही सुविधाजनक ढंग से नाच में साथ नाच रहे थे। मुझे महिला की आगवानी की हड़बड़ी में शायद यह भी ध्यान नहीं रहा था कि मैंने दरवाज़ा बंद नहीं किया है। हम नाचते नाचते मनयोग से घूमकर पलटे तो देखा कि अभिनव हमारा डांस टीचर सामने खड़ा ताली बजा रहा था। वाह वाह, एक्सीलेंट, उसने कहा तो हम दोनों अचकचा कर रुक गए। हम तीनों ने एक साथ चाय पी, जिसे वो महिला ही मेरी रसोई में जाकर बना कर लाई थी। अभिनव ने मुझे बताया कि डांस मन की खुशी का प्रदर्शन भी है। आप दोनों इतने नज़दीक रहते हुए भी एक दूसरे से मिले नहीं, जबकि दोनों को ही डांस का शौक है। अब से मैं आपको सिखाऊंगा अलग अलग, पर दिन में एक बार किसी भी समय आप लोग एक साथ प्रैक्टिस किया करेंगे। मानो अब से हमारी जिंदगी ही बदल गई। अब हम समाज से शिकायतें नहीं करते थे कि अकेले समय ही नहीं कटता। हम अब ऐसे मित्र बन गए थे कि दिन में एक बार आधे घंटे के लिए मिलते थे, पर उस आधे घंटे की प्रतीक्षा कई घंटों तक रहती। ऐसा लगता था कि तन मन में बने बांध में अब ठहरा पानी हमें तंग नहीं करता था। वह बह कर न जाने कहाँ ओझल हो जाता था। मुझे बरसों पहले मुंबई में एक मुशायरे में सुनी पंक्तियाँ अक्सर याद आ जाती थी। दूर सागर के तल में बूंद भर प्यास छिपी है, सभी की नज़र बचाकर वही जाता है। अब कभी कभी रात को सोने से पहले मैं सोचता था कि अगर रात को सपने में मेरी पत्नी आई और उसके यह पूछा कि आपके साथ दोपहर को कौन होता है, तो मैं उसे बता दूंगा कि उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, वह तो मेरी क्लास फेलो है। हम साथ में एक ही टीचर से पढ़ते हैं और होमवर्क में एक दूसरे की मदद करते हैं।